में रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किसके लिए प्रभावी होता है। रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट किसके लिए इफेक्टिव होता है ये बताना है। तो मेरे भाई रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, बच्चे के दिमाग में कितना नया, बच्चे ने कितना कुछ नया सीखा, इसका आप मूल्यांकन एक तरह से टेक्स्ट कैसे करेंगे। तो क्या विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करने में? नहीं, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों की प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करने में? नहीं मेरे भाई, इसमें भी नहीं है। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति जिसे इंग्लिश में दोस्तों हम लोग लर्निंग बोला जाता है, लर्निंग प्रोग्रेस, यानी बच्चा ने लर्निंग प्रोग्रेस को समझने में उसे किस तरह से आप सहायता देंगे, यानी वो कितना अच्छे तरीके से सीखा, कितना सीखा, आप उसे क्या सहायता कर सकते हैं, ये एक तरह का रचनात्मक मूल्यांकन है। ऑप्शन नंबर सी आपका यही हो जाएगा। और यहाँ तो वर्गीकरण या ये सब दे दिया, ये तो कतई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बनेगा। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें दूसरे वाले प्रश्न में, तो देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए, यानी बच्चों की जो डाइवर्सिटी होती है क्लास में, तो उसे आप किस रूप में लेंगे। विविधता का मतलब अलग अलग कल्चर के, यानी अलग अलग माइंडसेट के बच्चे बैठे हुए हैं, कोई तेज है, कोई कमज़ोर है, किसी दूसरे कल्चर है, तो ये सब बच्चे आपके क्लास में हैं। तो एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे, यही आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, अधिगम के लिए सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए। क्या करें यहाँ, अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही बैठ रही है। फिलहाल और देख लेते हैं, क्या इसे एक बाधा के रूप में लेना चाहिए? जी कतई नहीं। अध्यापक द्वारा इसकी अनदेखी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सभी के लिए समता सृजित करने हेतु इसे सीमित करना चाहिए। क्यों सीमित करोगे भाई, तो ये सब गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ऐसे आप भी, क्योंकि ये दोस्तों एक कंसेप्ट बेस्ड सवाल हैं, तो हो सकता है आपको कोई ऑप्शन लगे ये सही है तो तुरंत वहाँ डिसीजन न लेना, तो थोड़ा सा आगे बढ़कर देख लेना, कोई इससे अच्छा दिख रहा हो तो आपको वहाँ पर चुनना है। तो ऐसे ही ये सब सवाल सॉल्व होते हैं। टेट वाला फैक्ट बेस्ड नहीं, ये कंसेप्ट बेस्ड सवाल आते हैं, तो आपको थोड़ी सी इसमें समझदारी, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना पड़ेगा। एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता से, जेंडर रूढ़िवादिता का मतलब क्या है, आपको मैं बताया था पिछले टेस्ट में। जेंडर क्या होता है दोस्तों, एक सामाजिक संरचना है जो समाज ने व्यवहार या फिर बातचीत या फिर अन्य तरीके से एक परसेप्शन बना लिया है, वही है जेंडर। जैसे आप कह दो कि हाँ जाके चूड़ियाँ पहन लो, तो इसका मतलब वो रूढ़िवादिता टाइप का है। उससे कहने का मतलब ये है चूड़ियाँ सिर्फ महिलाएं ही पहनती हैं, तो इस तरह का वो यहाँ पर दिखता है। तो यही कह रहे हैं, जेंडर रूढ़िवादिता से किस प्रकार निपटना चाहिए। तो किसी में जेंडर रूढ़िवादिता है, जैसे हमारे दादा दादी ने एक जेंडर महिला पुरुष को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर सोचते आए हैं, वैसे आज की जो पीढ़ी सोच रही है, तो उस तरह से निपटने के लिए आप क्या करेंगे। तो यहाँ देखिए पहले ऑप्शन में लिखा है, विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए। तो विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को क्या आप बढ़ावा देंगे, तो बिल्कुल नहीं देंगे मेरे भाई, ऐसा थोड़ी न करेंगे आप। वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जो रूढ़िवादिता को, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती दे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है। यहाँ आगे देख लेते हैं, विद्यार्थी के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए। नहीं मेरे भाई, वहाँ पर भी ये रूढ़िवादिता हो जाएगा। कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए भाई, कैसे वो लोग समझेंगे, कैसे रूढ़िवादिता को तोड़ेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा कि आप क्लास में ऐसे बताएं, यानी वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें जो रूढ़िवादिता को चुनौती दे। जैसे आप ये वैसे उदाहरण दे दीजिए, कल हमने खाना बनाया और हमारी मैडम ने ये जो इलेक्ट्रिक सामान था उसका वो रिपेयर कर रही थी, तो उनको लगेगा कि यार ये कैसा, उनके दिमाग में तो ये भरा है ना कि ये तो काम महिला का, ये पुरुष का है। तो आप ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करोगे ना, तो उनके रूढ़िवादिता सोच पर आप प्रहार करोगे। आगे चले हम लोग देखें यहाँ पर चौथे वाले में, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है लेव वाइगोत्स्की के बारे में। लेव वाइगोत्स्की के बारे में जैसे ही आपके इनका नाम आए वाइगोत्स्की का, तुरंत समझ जाना इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, यानी बच्चा समाज और संस्कृति से बहुत अच्छी तरह से सीखता है। तो क्या कह रहे हैं, लेवोवाज्की के अनुसार सीखना व्यवहार में मापा जाने वाला एक बदलाव है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सीखना सामाजिक परिवेश से अलग होकर
सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल मेरे भाई, इन्होंने यही कहा था, एक बच्चा का बौद्धिक विकास उतना ही अच्छा होगा जितना वो अपनी समाज और संस्कृति से जुड़ा रहेगा, क्योंकि समाज में अच्छे लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। जब बच्चा उनके पास बैठेगा तो उनको सुनेगा तो उनका सारा अनुभव, एक्सपीरियंस अपने आप उसके दिमाग में इंसर्ट करेगा। तो जहाँ भी आपको वाइगोत्स्की दिखें तो आप समझ जाना ये सामाजिक सांस्कृतिक की बात करते हैं। यहाँ पर ये सब तो होगा नहीं। आगे चले हम लोग देखते हैं 5वें वाले में। तो यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है, एक एक प्रश्न दोस्तों चुन चुन कर रखे गए हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, समझो रामबाण है। आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके अपने आप को आंका करिए कि आखिर हम कितने पानी में हैं, कितना कर ले रहे हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा मिलेगा। यहाँ देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को इंग्लिश में क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाता है, यानी गहरी सोच। तो किसके द्वारा विद्यार्थियों में गहरी सोच में बाधा पड़ने की संभावना होती है? क्या उनको गहरी सोच करने में बाधा उत्पन्न पड़ सकती है? अनुरूपकों के प्रयोग को बढ़ावा देना? नहीं मेरे भाई, ये तो बाधा उत्पन्न नहीं करेगी, तो बढ़ावा ही देगी ना। खुले अंत वाले प्रश्न पूछना, यस, ये भी तो बढ़ावा देगी, ये भी बाधा नहीं है। गहन चिंतन के लिए समय प्रदान करना, यस मेरे भाई, किसी को चिंतन के लिए समय प्रदान करोगे तो वो भी क्रिटिकल सोच में ही भूमिका निभाएगा, ये भी सही है। तो यहाँ पर जब 3 सही हो गए तो स्वाभाविक सी बात है यही आपका चौथा गलत होगा। आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों आप समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हो, तो रट कर यानी कंठस्थीकरण, यानी रट कर चीज़ों को, रटने वाली चीज़ों को प्रोत्साहित थोड़ी न करोगे, उन्हें रट्टू तोता थोड़ी न बनाओगे। तो यही है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी, यही नहीं होगा। क्रिटिकल थिंकिंग में यही बाधा उत्पन्न करेगा। आगे जरा हम लोग देखें अगर छठे वाले को हम लोग देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम। आप एक क्लास में हो, आप ये सोच रहे हो कि हमारा क्लास प्रोग्रेसिव हो, प्रगतिशील कक्षा हो, तो आप विद्यार्थियों के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव क्लास में विद्यार्थी क्या होता है, अधिक प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो मेरे भाई क्यों नहीं पूछ सकते? प्रोग्रेसिव क्लास है, विद्यार्थी जितना बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछेगा, क्रॉस क्वेश्चन करेगा, तो वो तो आपके उसकी समझदारी के विकास में उतना ही बड़ा योगदान होगा ना। तो ये गलत हो जाएगा आपका पहले ही, यानी अधिक प्रश्न नहीं पूछ सकते, तो ये बात गलत है। यानी प्रोग्रेसिव सोच में अधिक प्रश्न पूछना चाहिए विद्यार्थियों को, तो ये गलत हो जाएगा। अब हमारे ऑप्शन में ए नहीं दिखना चाहिए, जहाँ जहाँ ए है आप वहाँ काट दो, तो ए नहीं दिखना चाहिए। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, हाँ ये बिल्कुल प्रोग्रेसिव में आता है। एक दूसरे से प्रश्न पूछेंगे, हाँ भाई तभी ना सीखेंगे, ये भी सही है। स्वयं से भी प्रश्न पूछेंगे, आखिर हम कर क्या रहे हैं, हमें क्यों नहीं आ रहा है, हमारे अंदर क्या कमी है, तो स्वयं से भी प्रश्न पूछा जाएगा। यानी बी सी डी सही है, ए गलत था। ए एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम की विशेषता नहीं है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ए, ये यहाँ पर बी सी डी, ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें 7वें वाले में, तो देखिए यहाँ पर आपको 7वें वाले में दिया है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं 2020 वाली, इसके अनुसार प्रारंभिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो उसमें बताया गया था दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा नई शिक्षा नीति, उसमें बताया था 1 से 5 तक के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो यहाँ कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो मेरे भाई रचनात्मक, फॉर्मेटिव होना चाहिए, बिल्कुल है। नियमित होना चाहिए, तो ये भी सही है। ये रचनात्मक होना चाहिए, ये तो सही है। नियमित सही है, सूचनाओं की, ये भी सही है। नियमिता यानी रेगुलर भी होना चाहिए। कह रहे हैं सूचनाओं के मात्र ग्रहणशीलता, यानी वो सूचनाओं को केवल इकट्ठा किए जा रहा है, तो ये मेरे भाई आकलन स्वरूप थोड़ी ना होगा ना। सूचनाओं के आप इकट्ठा करने से कोई अगर क्रिएटिव बन जाता, कोई कारगर साबित हो जाता, तो एक दुकान वाला दोस्तों सबसे ज़्यादा सूचना रखा है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। यानी ऑप्शन में हमारे सी नहीं आना चाहिए। जहाँ जहाँ सी है आप उसे हटा दो, आपका उत्तर निकलेगा। डी वाले में देखें, शिक्षण अधिगम की उपयोगिता के अनुरूप, यस, यानी ए बी और डी, ए बी डी कहाँ है? ए बी डी डी में है, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। आगे अगर हम लोग 8वें वाले को देखें, तो यहाँ देखिए आपसे जो पूछा जा रहा है, जीन पियाजे आ गए हैं, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक शिक्षा जगत के, खास करके
नैतिक विकास में बच्चों को। तो जीन पियाजे आप जो जानते हैं, इन्होंने एक 4 तत्व दिया था बच्चों को, एक संवेदी कारक, प्रीमूर्त, मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक दिया था ना, आप पढ़े होंगे, एज में उन्होंने एज ग्रुप में बांटा था। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। जीन पियाजे ने आपको जो बताया था कि किसी वस्तु को, किसी बच्चे के सामने कोई वस्तु नहीं है तो उसे चिन्ह के द्वारा दर्शाकर काम करने की जो योग्यता होती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, क्या समावेशन कहा जाएगा? नहीं। अगर बी वाले को देखें तो इसमें कहा जा रहा है लाक्षणिक प्रकार्यता, यानी सोमैटिक, यानी सिंबॉलिक फंक्शन। इंग्लिश वाला देखोगे तो अपने आप आ जाएगा, यहाँ लिखा है सिंबॉलिक फंक्शन, यानी कोई चीज़ सामने नहीं है और आप उसका चिन्ह बना के देख रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है वो सिंबॉलिक फंक्शन ही होगा। ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरह मैं कहता हूँ दोस्तों, इंग्लिश जो आप उसका एक बार थोड़ा सा जो टेक्निकल वर्ड होते हैं उसकी इंग्लिश देख लोगे तो ऐसे प्रश्न आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आगे देखें हम लोग, यहाँ रिवर्सिबल सोच है तो बिल्कुल नहीं होगा, और यहाँ कंजर्वेटिव माइंड का है तो बिल्कुल नहीं होगा। आगे चला हम लोग देखें, यहाँ पर 9वें वाले को अगर हम लोग देखें तो आपसे पूछा जा रहा है अधिगम की गति, अधिगम की गति यानी लर्निंग के यहाँ पर जो गति की बात की जा रही है तो यह क्या होता है? यह पूरी तरीके से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर करती है। कह रहे हैं इस कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन पर्सनल फैक्टर। जी बिल्कुल नहीं, यह गलत है। पूरी तरीके से वातावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, न पूरी तरीके से व्यक्तिगत होता है, न पूरी तरीके से वातावरणीय होता है। व्यक्तिगत और वातावरणीय दोनों कारकों से स्वतंत्र है। तो नहीं मेरे भाई, दोनों कारकों से स्वतंत्र नहीं है, दोनों कारकों से डिपेंड है एक दूसरे पर, म्यूचुअल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगी। आगे ज़रा हम लोग देखें, हम लोग यहाँ 10वें वाले में, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे ऑप्शन में, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन में यहाँ पर थोड़ा सा है, दिखाते हैं, एक सेकंड, थोड़ा कारण और ये कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। तो प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो स्क्रीन पर थोड़ा सेट होने में दिक्कत हो रहा है। तो देखिए आप लोग, कथन कारण है, यहाँ पर आपको कथन दिया है और यहाँ आपको कारण दे दिया है। तो कथन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो क्या कह रहे हैं, एसर्शन में एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार के मौखिकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। कोई टीचर हैं तो क्या उन्हें अपने विद्यार्थियों को चर्चा के लिए या उन्हें संवाद के लिए अपने विचार रखने के लिए बढ़ावा देना चाहिए? तो बिल्कुल देना चाहिए मेरे भाई, कोई डाउट नहीं है। अब कह रहे हैं यहाँ कारण बताया जा रहा, क्यों करना चाहिए? उससे मेरे भाई उनके भाषा और संज्ञानात्मक विकास होगा, यही लिखा है ना, भाषा और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा मेरे भाई, संबंधित हैं क्यों नहीं है, तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही होगा? ए सही है, आर गलत। तो ए सही, आर गलत कहाँ पर दिया है दोस्तों, जरा हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बन जा रहा है। बहुत अच्छा, आगे चला हम लोग देखते हैं। 11 वाले में आपसे पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक या शिक्षिका को, इससे रिलेटेड आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों को सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। तो यस, ये तो देना ही चाहिए। आगे अगर हम लोग देखें तो पढ़ने के दौरान विद्यार्थियों को सीखने की गति को अनदेखा कर देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। केवल अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले विद्यार्थियों की गति पर ध्यान देंगे, तो ऐसा भी नहीं मेरे भाई, कमज़ोर पर कौन देगा। विद्यार्थियों को सीखने की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखी करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यानी कुछ बच्चे हैं कमज़ोर हैं, कुछ लेट से सीखते हैं, कुछ जल्दी सीख जाते हैं, तो उनकी विभिन्नताओं को आप अनदेखा कर देंगे, एक तारे ही पढ़ा देंगे बिना इस बात को समझे कि इसमें कमज़ोर भी बच्चे बैठे हैं, तेज़ भी बैठे हैं। तो यहाँ पर ये सब नहीं करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप ऐसे ही एलिमिनेट करेंगे ना, तो आपके सामने उत्तर अच्छे से निकल आएगा। कब निकलेगा? जब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपने एक्सरसाइज किया होगा ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का। बहुत सारे यूट्यूब्स पर मेरे भाई आपके सब लोग सवाल लाते हैं ना, वो ऐसा जूजू टाइप का सवाल होता है, वो सिर्फ उसी लिए लाते ही हैं जिससे बच्चों का मन लगे,
उनको पढ़ाने में आनंद आए, बच्चों को पढ़ने में आए। एग्ज़ाम में क्या आएगा, क्या पूछा जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। सिर्फ उन्हें बच्चों को इंगेज करना है। जो बच्चे गांव में देहात में हैं उनको एक तरह से इमोशनल उनके साथ गेम किया जाता है। तो ऐसे प्रश्न जब सॉल्व करोगे मेरे भाई ना, तब समझ में आता है कि आखिर कैसे प्रश्न बनते हैं। यहाँ चलो हम लोग देखते हैं 12 वाले में। तो यहाँ कोहलबर्ग साहब भी आ गए हैं, ज़रा हम लोग देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की विशेषता क्या है। तो क्या है मेरे भाई यहाँ, तो क्या है, इस बात पर ध्यान की सांस्कृतिक, यहाँ नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की बात किया जा रहा है, इसकी विशेषता क्या है। तो इस बात पर ध्यान की सांस्कृतिक कारक और जेंडर नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये मान सकते हैं हम लोग, हो सकता है, बट आगे देख लेते हैं। नियमों का पालन अवज्ञा अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित होता है, जी नहीं। तो यहाँ आपको दिया है व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं पर बनाए रखने का प्रयास करता है, ये भी इसकी विशेषता नहीं है। स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों का पालन सार्वभौमिक है, ये नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर यही ए हो जाएगा। इस बात पर है कि सांस्कृतिक और कारक जेंडर नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं, तो यही हमारा जो है ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग 13 वाले को देख लें, तो यहाँ देखिए आपसे फिर रचनात्मक आकलन के बारे में दे दिया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में। अभी ये पहला सवाल ऐसे ही था। तो सत्र के अंत में किया जाता है क्या, रचनात्मक आकलन सत्र के अंत में किया जाता है। तो ऐसे कैसे करोगे सत्र के अंत में, तो उसकी कमियां कैसे बताओगे, कमियां कैसे सुधारेगा, बिल्कुल नहीं। केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम से किया जाएगा, यानी आप एक सबके लिए एक मानक, यानी सबके लिए एक तरह से टेस्ट ले लेंगे, परीक्षा ले लेंगे, क्या उससे आकलन हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, आपको हर एक बच्चे की अलग अलग कमियां होती हैं, आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। सी वाले में कह रहे हैं समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। तो यस, यही सही है, यानी जो आप कुछ सिखा रहे हो उसी समय उसका मूल्यांकन करो कि कौन बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, कितना सीख रहा है, वही वो उसका आकलन होगा सही। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। करें केवल विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है, तो ये भी गलत, सी आपका सही है। आगे अगर हम लोग 14 वाले को देखें, तो यहाँ देखें आपसे जो पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे ऑप्शन पर, इसको हम और छोटा कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए आपसे जो पूछा जा रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और भागीदारी बना महसूस करते हैं। इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं, ऑप्शन को बाद में देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर ऐसे करके देख लेते हैं, अभी ऑप्शन को तो हम देख ही लेंगे, ऑप्शन ज़्यादा जरूरी नहीं है। विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं यदि कक्षा का परिवेश समुन्नत करता है। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ा अच्छा सा सवाल आपको दिया गया है। स्टूडेंट फील्स मोर एक्टिव एंड एंगेज्ड इन द क्लासरूम लर्निंग प्रोग्रेस इफ द क्लास रूम इन्वायरमेंट प्रोमोट्स। तो यहाँ देखिए परिवेश समुन्नत करता है, तो यहाँ क्या है, अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा, ये बिल्कुल सही है। अपने विचारों पर विचार विमर्श, ये भी सही है। अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण, मेरे भाई अध्यापक निष्क्रिय अनुकरण करेगा तो वहाँ पर एक सक्रिय और सहभागी महसूस कैसे करेगा बच्चा, तो ये गलत हो जाएगा। ज्ञान मात्र पुनरुद्धार, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 और 2 हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर कौन हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपसे पूछा जा रहा है शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन। अभी दोस्तों इसी तरह का एक प्रश्न आया था कि जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग को समुन्नत करने के लिए, समुन्नत करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, फास्टर होता है, तेज होता है। तो समुन्नत करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों यहाँ देखिए क्या महत्वपूर्ण है समुन्नत करने के लिए। अध्यापक को विद्यार्थियों में बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाने चाहिए। मेरे भाई आसान पूछोगे तो कठिन कौन पूछेगा, गलत हो जाएगा। अध्यापक को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए गैर लचीली समय रेखा का पालन करना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है। विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन प्रचुर अवसर मिलने चाहिए, ये सही है। यानी उनकी क्रिटिकल सोच, यानी वो गहरी सोच के अपने, उनकी बौद्धिक क्षमता एक गहरी सोच का हो, तो उनको ऐसा करने के लिए क्या आप करेंगे, तो उनको ज्ञान सृजन करने के प्रचुर उनको अवसर मिलने चाहिए, यही सही है। और यहाँ कह रहे हैं कि एक समान योग्यता वाले समूहों का वर्गीकरण करना चाहिए, यानी एक समान बच्चों को अलग कर दोगे, सारे तेज को एक कर दोगे, सारे कमज़ोर को अलग कर दोगे, तो कैसे सीखेंगे, ये भी गलत है।
आगे अगर हम लोग देखें 16 वाले को, तो यहाँ देखिए आपसे जो पूछा जा रहा है, यहाँ डी वाले, यहाँ देखें 16 में कह रहे हैं कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा यानी कोई क्लास है, वहाँ अलग अलग कल्चर के बच्चे बैठे हुए हैं, तो अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों कह रहे हैं केवल प्रबाल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। केवल आप संस्कृति की प्रथाओं पर ध्यान देंगे तो मेरे भाई और बाकी काम कौन करेगा, ये तो नहीं हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। केवल यहाँ नहीं देने की वजह से गड़बड़ हो गया। केवल सुविधा वंचित समूहों की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए, यानी जो गरीब हैं केवल उन्हीं का सांस्कृतिक पालन होगा, अमीर वालों का नहीं होगा, तो ये भी गलत है। प्रबाल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं की नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थियों के सामाजिक संस्कृति के अनुभवों के संदर्भ में उनकी जो पर्सनल विभिन्नताओं का सम्मान करना है, यानी अलग अलग कल्चर के हैं तो उनकी जिस कल्चर को हो उनकी उसे सम्मान करना। जैसे एक मान लीजिए मांसाहारी है, एक शाकाहारी, तो आप दूसरों को गलत तुम नहीं कर सकते, तुम बहुत सही हो, तुम बहुत ख़राब हो, तो उनकी पर्सनल चॉइस है, तो आप इसका पालन करेंगे। आगे अगर हम लोग देखें 17 वाले में, तो देखें यहाँ आपसे वाइगोत्स्की साहब फिर आ गए। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि बच्चों में संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। कोई बच्चे हैं तो उनके संज्ञानात्मक विकास पर यदि वो अपने से अधिक तेज वाले बच्चों के साथ संवाद करते हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा जा रहा है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा बिल्कुल नहीं भाई, कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही, संगत का असर होता है ना, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा मेरे भाई। नहीं, अधिक तेज वाले के साथ रह रहा है तो नकारात्मक प्रभाव पड़ने का चांस तो नहीं रहता है। सुसाधित होती है, हाँ ये सुसाधित होती है, घटती तो नहीं है, बढ़ेगी थोड़ा बहुत। ये सब सवाल आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके कर सकते हैं। 18 वाले में अगर हम लोग देखें तो यहाँ एसर्शन रीजन से संबंधित प्रश्न आया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं साथियों। बड़ा अच्छा प्रश्न होते हैं ये। ए में पूछा जा रहा है आपसे, विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि यानी अलग अलग कल्चर, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि यानी अलग अलग बैकग्राउंड से आए विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठचर्या अपनानी चाहिए। तो मेरे भाई ज़रा सोच कर देखो, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग समाज के स्तर के बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं और यहाँ आप कह रहे हो मानकीकृत पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। तो मानकीकृत मतलब एक ही तरह की पाठ्यचर्या जो सिर्फ एक ही लोगों को समझ में आएगा ना, तो आपको इस तरह से पाठ्यचर्या करनी है जो सभी सामाजिक स्तर, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको भी समझ में आए। तो यहाँ मानकीकृत नहीं होगा, विभिन्नता होनी चाहिए थी, इसलिए यह गलत हो जाएगा। तर्क वाले का अगर हम लोग आर वाले का देखें तो यहाँ कह रहे हैं आपसे, मानकीकृत पाठचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखती है। तो मेरे भाई मानकीकृत, अभी मैंने बताया मानकीकृत का क्या मतलब होता है, सभी प्रकार की, सभी तरह के बच्चों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान नहीं रखती है। मानकीकृत पाठचर्या का मतलब होता है सबके लिए एक, आप मानक नाम सुने होंगे ना, स्टैंडर्ड, तो मानक का मतलब ही होता है एक समान। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, यानी क्या है यहाँ पर आपका दोनों गलत हो जाएंगे। तो दोनों गलत कहाँ है, यहाँ डी वाले में बैठा है, ए और आर दोनों गलत हैं। आगे चले हम लोग अगर देखें 19 वाले में, तो देखें यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है कि किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना चाहिए। आप कोई कंसेप्ट सीख रहे हो तो उस समय यहाँ क्या किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना चाहिए। तो किस बात से बचना चाहिए, अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबंधता स्थापित करना। तो ये तो हमारा सही है मेरे भाई, ऐसा इससे नहीं बचना चाहिए। आप कोई कंसेप्ट सिखा रहे हो तो विभिन्न अवधारणाओं के मध्य संबंध स्थापित करोगे तभी न समझेगा, तो इससे नहीं बचना चाहिए बल्कि इसको और भिड़ाना चाहिए। बी वाले में कह रहे हैं कारक प्रभाव संबंधित संबंधों को रेखांकित करना, यानी जो इफेक्टिव वर्ड्स होते हैं आप उनको रेखांकित करेंगे। जैसे मैं यहाँ कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो बिल्कुल, तो इससे भी नहीं बचना चाहिए, ये भी बच्चों के सामने करना चाहिए। अवधारणाओं को गैर उदाहरण के साथ प्रस्तुत करना, मेरे भाई ये तो वही हो गया ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो ये तो नहीं होगा ना। आप कुछ बता कुछ और रहे हो, उदाहरण कुछ और दे रहे हो, तो ये तो नहीं हो सकता ना मेरे भाई। आप कोई चीज़ बच्चों को कोई कंसेप्ट सिखा रहे हो, मान लीजिए आप सिखा रहे हो कि आप ग्रेविटी पढ़ा रहे हो,
अब ग्रेविटी में आप कुछ ऐसा उदाहरण बताओ जो ऊपर से गिरे, आप कुछ ऐसा उदाहरण बता रहे हो कि नदी में तैर रहा है, तो उससे कनेक्ट नहीं हुआ ना, तो गलत हो जाएगा आपका। संप्रतियों की विषय वस्तु जानकारी से संबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना है, तो ये भी करना चाहिए मेरे भाई। खंड खंड के रूप में जानकारी प्रस्तुत करोगे तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये सब तो करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। आगे देखें तो प्रश्न संख्या अगर हम लोग 20 वाले को देखें तो देखिए आपसे यहाँ एक अच्छा सा कंसेप्चुअल प्रश्न पूछा जा रहा है। जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल यानी स्किल संबंधी बोध और समझ यानी पाठ अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, यानी आप उसकी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही आपने उसे क्या सिखाया, बच्चे ने क्या सीखा, उसके दिमाग में कितना घुसा, ये सब का आप आकलन कर रहे हो, तो इसे क्या कहा जाता है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही आप कर रहे हो तो क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों अधिगम के लिए आकलन, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। ऑप्शन नंबर ए यही कहा जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें 20 वाले में 21 में, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधि का संचालन करना चाहिए। तो विद्यार्थियों के अधिगम यानी उनके लर्निंग यानी उनको सीखने को सहज बनाना चाहते हो, तो अध्यापक होने के नाते किस प्रकार की गतिविधि का संचालन आपको करना चाहिए। तो क्या उसके प्रतिदिन जीवन के लिए प्रासंगिक हो? तो यस, ऑप्शन नंबर ए वाला यही सही हो जो होना चाहिए। तो आप ऐसा कुछ करें जो उसके प्रतिदिन जीवन के लिए एक प्रासंगिक होना चाहिए, यही सही है। क्या यांत्रिक हो जिसमें निष्क्रिय संवरण शामिल हो? तो निष्क्रिय बिल्कुल नहीं। जो संदर्भ से हटकर हो? बिल्कुल नहीं। जो जटिल से सरल की ओर आगे बढ़े? नहीं मेरे भाई, सरल से जटिल की ओर होना चाहिए था, तो ये ऐसे होना चाहिए था, इसलिए भी गलत। आगे बढ़े हम लोग, यहाँ देखें 22 वाले का अगर देखें तो कह रहे हैं कि सीखने के उद्देश्य के लिए आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सीखने के उद्देश्य के आकलन का उपयोग करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सत्र के अंत में इसका आयोजन करना चाहिए? नहीं मेरे भाई। केवल मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग करना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। चल रही गतिविधि में बच्चे की भागीदारी के आधार पर आकलन? यस, जो गतिविधि चल रही है उस सीखने प्रक्रिया, उसमें बच्चों की भागीदारी कितनी हो रही है, बच्चा कितना सीख रहा है, उस तरह से उसका आकलन किया जाए तब सही होगा। तो ये भी गलत है, सी वाला आपका सही होगा। तो दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम लोग ये 23 वाले का अगर देखें तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ एसर्शन और रीजन से संबंधित प्रश्न दिया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखेंगे तो आपकी एक अलग तरह की समझदारी वाला प्रश्न है। यहाँ कह रहे हैं प्रत्येक वर्ष यानी हर साल लता, एक टीचर हैं लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षक हैं, तो क्या काम करती हैं कि बच्चों के करियर पर चर्चा करने के लिए हर साल एक महिला और एक पुरुष जो कि प्रोफेसर हैं, एक महिला गणित की प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती हैं। चलिए ये बात तो ठीक है, आमंत्रित करती हैं, अच्छा भी है क्योंकि उनके करियर पर चर्चा हो रहा है, सब सही हुई होगा, कोई गलत काम नहीं है। अब यहाँ कह रहे हैं लैंगिक यानी जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिकृत नहीं है। मेरे भाई मैं पहले ही बताया था, जेंडर जो है ये एक सामाजिक संरचना है, इसे समाज ने बनाया है कि महिला खाना बनाएगी, पुरुष जाएगा बाहर कमाने, ये सब जो चीज़ें हैं इसे जेंडर कहते हैं, एक सामाजिक संरचना है। तो ये गलत है, तो ये गलत है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए सही परंतु आर गलत। ऑप्शन नंबर ए होला हमारा हो जाएगा। आगे जरा हम लोग अगर देखें तो 24 वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है तो देखें यहाँ करें विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणा। वैकल्पिक अवधारणा का मतलब यहाँ अल्टरनेटिव कंसेप्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है विद्यार्थियों के, तो क्या है? तो उनकी अवधारणाओं की अनदेखी करके हतोत्साहित करना चाहिए? तो नहीं मेरे भाई, उनको हतोत्साहित क्यों करोगे? तो ये बात गलत हो जाएगी, उनके अनुभव से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है? हमेशा अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया को दर्शाती है, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। अर्थ निर्माण प्रक्रिया में गढ़ी गई सहज संरचना को दर्शाती है, यानी विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणा जो होती है, अल्टरनेटिव कंसेप्ट्स होते हैं, वो अर्थ निर्माण प्रक्रिया में गढ़ी गई सहज संरचनाओं को दर्शाती है। तो ये डी वाला आपका सही हो जाएगा। 25 वाला अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है। तो वही फिर क्रिटिकल थिंकिंग आ गया यहाँ पर।
उसको बढ़ावा देने वाला संभावना कौन है? बंद अंत वाले प्रश्न आधारित पूछना चाहिए। नहीं मेरे भाई, खुले प्रश्न पूछना चाहिए। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थी को सहयोग करना चाहिए। यस, यानी वो बच्चा जो है स्टूडेंट का, आप जो उसकी कल्पनाएं हैं, वो एक कंसेप्ट सीख रहा है, तो उसको विकसित करने में उनकी हाइपोथेटिकल जो सोच है उसको सहयोग करने में मदद करनी चाहिए। ये भी गलत, ये भी गलत है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम लोग 26 को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की क्षमताओं में क्या शामिल होता है? तो इसमें यही होता है दोस्तों कि लोग अपने इमोशन पर ध्यान देना, कि हमारी भावनाएं थोड़ा सा ऊपर नीचे ना होने पाए, और अपनी क्षमताओं को पहचानना होता है। यही होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो इसमें ये सब दिया, ये नहीं होगा। अपनी भावनाओं से अवगत होना और अपनी क्षमताओं को पहचानना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। अगर हम लोग ये 27 वाले को देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को क्या कहा जाता है और इन्हें कैसे सीखा जाता है? तो यहाँ दोनों जगह आपको भर कर बताना है। तो दोस्तों पुलिस और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने के से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिका कहा जाता है। तो यानी यहाँ पर ये जेंडर भूमिका हो जाएगा। और इसे कैसे सीखा जाता है? बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता तक, बाल्यावस्था की जो कई सारी अवस्थाएं दी गई हैं, चरण बाई चरण आपको वहाँ से सीखते सीखते वयस्क हो जाएंगे, वहाँ तक ये सीखा जाता है। तो यहाँ पर ये वाला यहाँ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बनेगा। आगे अगर 28 वाले को देखें तो यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा क्या है? यहाँ पर आपसे वो पूछा जा रहा है। वह संज्ञानात्मक विकास की भूमिका पर अत्यधिक बल देते हैं। तो देते तो हैं, लेकिन हमें यहाँ निर्णय नहीं होगा, आगे चलना होगा। यहाँ पर जो दिया है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ए तो गलत हो जाएगा हमारा। डी वाले का अगर देखें तो कह रहे हैं संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो संस्कृति और समाज के कारकों पर कौन ध्यान रखता है दोस्तों? तो वो रखते हैं कोहल वाइगोत्स्की संस्कृति और सामाजिक कारकों को प्रभाव में रखते हैं, लेकिन ये पियाजे नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो 29 वाले में जो आपको पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन, वही आ गया, क्रिटिकल थिंकिंग का विकास किस प्रकार की सहज सुगमता से किया जाता है? तो कैसे किया जाता है? अधिगम, विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग से, बिल्कुल अधिगम के अनुप्रयोग से ही सीखा जाएगा, यानी बाई अप्लाइंग लर्निंग अक्रॉस डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर ये आपका ये हो जाएगा। और ये सब नहीं होंगे मेरे भाई, यहाँ पर आप देख रहे हो शीघ्र पूरा कर लेना को, ये सब नहीं होगा। अध्यापक द्वारा दी गई व्याख्यान केवल सारांशीकरण करके, ये भी नहीं है, केवल दे दिया। विषय वस्तु को रट लेना, ये भी नहीं है। ए वाला ही आपका हो जाएगा। अगर हम लोग लास्ट वाले प्रश्न को देखें आज अपनी चौथी टेस्ट सीरीज़ को, तो कह रहे हैं बुद्धि के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण विद्यार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार पर समर्थन करता है? तो कौन करता है मेरे भाई? बुद्धि के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण विद्यार्थियों के बीच विविधता का मतलब अलग अलग लेवल के बच्चे हैं, तेज कमज़ोर, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग बैकग्राउंड के, तो यही आपसे पूछा जा रहा है। तो बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है मेरे भाई? बिल्कुल होती है, ये गलत हो जाएगा आपका। तो सम्मानपूर्ण विचार करता है, तो बुद्धि अनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है, ये अनुवांशिक से भी होती है मेरे भाई, वातावरण से भी होता है, अनुवांशिक से भी होता है। तो यहाँ जो दे दिया नहीं होती है, ये गलत कर दिया है, इसलिए गलत हुआ। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है। बहुत साधन है, सिर्फ IQ थोड़ी ना है। तो इसका मतलब ये 3 गलत हुए, सही यही है। बुद्धि एक मल्टी डायमेंशनल और समय के साथ बदलती भी रहती है हमारी। तो चले दोस्तों हम लोग देखते हैं, यहाँ से हमारा हिंदी वाला सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से आपको जो पहला पैसेज दिया है वो आपको प्रश्न संख्या 31 से लेकर 39 तक इस पैसेज पर आधारित होंगे। इसे पढ़कर इसी के बेस पर हमें जो है अपना उत्तर देना होगा, न कि अपने कल्पनाओं के आधार पर। कोई भी प्रश्न देखें तो उसका हम लोग इस पैसेज के आधार पर हुई उत्तर हमें देना है। हम लोग अपना दिमाग लगाकर अपनी कल्पनाओं पर नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सरसरी निगाह से बड़े अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार तेज़ी से, तो आसानी से हमारा सारा उत्तर निकल आएगा। बिना पढ़े आप लोग कतई न जाएं प्रश्न की तरफ। देखें यहाँ
कल्पनाशीलता बच्चों का नैसर्गिक गुण है। नैसर्गिक का मतलब होता है दोस्तों नेचुरल या प्राकृतिक। तो नैसर्गिक गुण है, ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि वे दुनिया में हम बड़ों द्वारा बनाए गए कायदों को भी नहीं जानते। न जानना या कम जानना उनकी कल्पनाशीलता की उड़ान को पंख देता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, क्योंकि चाहे अनचाहे में वह दुनिया के प्रचलित कायदे मानने लगता है। छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर संवेदनशील न हो तो कल्पनाशीलता को हाशिए पर ढकेलने की अनजानी शुरुआत छोटी क्लास से ही हो जाती है। अब सवाल यह है कि कल्पनाशीलता को बचाना इतना ज़रूरी क्यों? हमारे वक्त के जरूरी कवि विनोद कुमार शुक्ल अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि माँ अक्सर कहती थी कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा यह कल्पना ही हो तो है। जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन मनुष्य के पास सब कुछ ठीक हो जाने की कल्पना न हो तो यथार्थ वह मुकाबला नहीं कर पाएगा। जीवन के प्रति विनोद की यह समझ का सहारा लेते हुए मैं इतना चाहता हूँ कि बच्चों, कार उड़ सकती है, लेकिन यथार्थ में उड़ने से पहले उसे कल्पना में उड़ाना होगा। तो यहाँ हमने बड़ी तेज़ी से अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं अगर प्रश्न की तरफ, तो देखें हमारे धड़ाधड़ कैसे प्रश्न सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर हमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सारा टाइम हमने वहाँ पर अपना दे दिया है। तो देखें अगर हम लोग कह रहे हैं गद्यांश के आधार पर बच्चों की कल्पनाशीलता में क्या बाधक है, तो बच्चों की कल्पनाशीलता में यही बाधक है दोस्तों, अगर वह कुछ क्लास में कल्पना करता है, टीचर उसे डांट देता है, अपने नियम पर ही उसे चलने को कहता है, तो वहाँ कल्पनाशीलता समाप्त हो जाती है। बड़ों द्वारा बनाए गए नियमों की जानकारी न होना, तो नहीं मेरे भाई, जो बड़ों ने नियम बना दिया है उसी पर चलना, यानी बड़ों को नियम को आप जितना जानेंगे उतना आपकी कल्पना ख़त्म होती जाएगी, क्योंकि उनके नियम पर ही आपको चलना पड़ेगा। तो बड़ों द्वारा बनाए गए नियमों की जानकारी कम होना नहीं, कम होगा तो कल्पना आएगा, जानकारी अधिक हो जाएगी तो बड़ों द्वारा बनाए गए नियमों की अधिक जानकारी हो जाएगी, तो आप उसी नियमों पर ही बच्चा चलना शुरू कर देगा, अपनी कल्पनाओं को वो ख़त्म कर देगा धीरे धीरे। सी वाला आपका सही हो जाएगा, यही वहाँ पर बाधक है। आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ देखें 32 में जो कह रहे हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक में कौन सा गुण अति आवश्यक होता है। तभी आपने पढ़ा कि टीचर अगर संवेदनशील होता है, यानी बच्चों की मनोवृत्ति को समझने वाला, उनकी कल्पना की इज्जत करने वाला होता है, तो वो संवेदनशील होगा, तो बच्चों में जो है ये आवश्यक, बच्चों में कल्पनाशीलता का विकास होगा। तो जैसे अगर वो पूछ लिया सर हवाई जहाज़ उड़ती है, कार क्यों नहीं उड़ती, तो चुप क्या बोल दिया, बात कर दिया, आप उसे डांट कर बैठा दोगे तो ऐसा सवाल उसके मन में आएगा ही नहीं, वो फिर पूछेगा नहीं अगर उसके मन में कुछ कल्पना जागेगी तो। यहाँ देखिए कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा, इसके पीछे कौन सा भाव छिपा है, तो मेरे भाई कल्पना ही तो छिपा है, एक तरह का आशा जिसे हम लोग कह सकते हैं। यही आशा, ये माँ कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, तो एक आशा, एक उम्मीद तो होती है, यही हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग चले साथियों, यहाँ पर देखते हैं अगर, तो आपसे जो पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो 34 वाले में ध्यान देंगे, तो यहाँ कह रहे हैं कि बच्चों, कार उड़ सकती है लेकिन यथार्थ है, यथार्थ मतलब रियल में उड़ने से पहले उसे कल्पना में उड़ाना होगा, यानी इमेजिनेशन करना होगा। तो इससे तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग जब तक उसे अपनी कल्पनाओं में नहीं करेंगे, यहाँ तक कहा गया ना, जब तक कल्पना नहीं करेंगे तब तक उसे पूरा करने का प्रयास नहीं होगा। तो मेरे भाई जब हेलीकॉप्टर आज उड़ रही है तो सबसे पहले किसी ने उसके बारे में सोचा होगा ना कि हम कोई ऐसा साधन बनाए, पंछियों की तरह हम भी आसमान में उड़े, आसमान से जाएं। तो वही होता है, सबसे पहले कल्पना करोगे, कल्पना के हिसाब से हमें करना होगा। आगे अगर हम लोग चले, यहाँ देखें तो अभी मैंने जस्ट इसका पहले ही बता दिया था, यहाँ नैसर्गिक का मतलब पूछ रहे हैं, तो सॉरी नैसर्गिक का मतलब नहीं, नैसर्गिक का मतलब तो वो नेचुरल होता है, यानी प्राकृतिक, जो प्रकृति के द्वारा हो। यहाँ इस शब्द में प्रत्यय क्या लगा है, तो नैसर्ग है, आप लोग जानते हैं, इसमें इक लगाया गया है यहाँ पर। ये आप लोग जानते हैं प्रत्यय का मतलब क्या है, वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लग जाते हैं, जो किसी शब्द के पीछे लग कर उस शब्द का अर्थ को बदल देते हैं, तो उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग उस शब्दांश, उस शब्द के आगे लगने वाले शब्दांश होते हैं। अगर हम लोग यहाँ चलें, अगर देखें 36 वाले में, तो कह रहे हैं समूह से भिन्न शब्द जोड़े क्या हैं। ऐसे जोड़े हमें पकड़ना है जो समूह से भिन्न हो, यानी उन तीनों से डिफरेंट हो। तो मेरे भाई चाहे अनचाहे सही है, देख रहे हो, जस्ट अपोजिट है। दिन और रात जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। अच्छा बुरा जस्ट अपोजिट है, लेकिन जैसे जैसे ये दोनों एक ही हैं तो यहाँ पर यही सबसे अलग है, बाकी सब सेम है। 39 तक था हमारा ये।
तो कह रहे हैं संज्ञा क्या है। तो संज्ञा मेरे भाई एक तरह का यहाँ पर जो है इसमें, तो संज्ञा यहाँ पर संवेदनशील, ये तो एक तरह की विशेषण हो जाएगा, नैसर्गिक भी नहीं है। कल्पनाशीलता, तो यहाँ पर आपका ये कल्पनाशील, यही कल्पनाशीलता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये डी हो जाएगा। तो चलें अगर हम लोग आगे अगर देखें अपना, तो 37 वाला हो गया हमारा ना, ये इसी पर आधारित था ये। अगर हम लोग आगे अपना देखें अगर, तो यहाँ पर हमारा जो 37 हो गया ना, अब हम लोग 38 को अगर देखें, तो 38 वाले में जो आपसे साथियों पूछा जा रहा है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सेट कर लेते हैं, इसके बाद चले देखते हैं। तो एक सेकंड, तो एक सेकंड, एक क्या हो रहा है यार, अब सही है। यहाँ देखें, कह रहे हैं कल्पनाशीलता बच्चों का नैसर्गिक गुण है। कल्पनाशीलता बच्चों का यानी प्राकृतिक गुण है। वाक्य में रेखांकित शब्द यानी नैसर्गिक, नैसर्गिक के नीचे रेखांकित है, तो इसके स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नैसर्गिक का अर्थ पूछना चाह रहे हैं। तो नैसर्गिक के स्थान पर कौन सा प्रयोग हो सकता है शब्द, यानी उसका पर्यायवाची पूछना चाह रहे थे। तो मैंने पहले ही बताया दोस्तों, यह प्राकृतिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग चले देखें यहाँ पर, तो आपसे जो पूछा जा रहा है अगला वाले में, तो अगले वाले में जो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर 39 में, तो कह रहे हैं गद्यांश के आधार पर कल्पनाशीलता को बचाना जरूरी है, ताकि, यानी कल्पनाशीलता को बचाने की यहाँ पर कितना जोर लगाया गया है, तो यह क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप लोग को बता दें कि इसलिए कल्पनाशीलता को बचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे जीवन की चुनौतियाँ जो आएंगे उससे उसका सामना किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ये बी वाला हो जाएगा। आगे चलें, अगर हमारा यहाँ पर पैसेज वाला ख़त्म हो गया, हमारा स्वतंत्र रूप से जो प्रश्न है वो आ रहे हैं। देखिए, एक बहुत अच्छा कंसेप्चुअल प्रश्न है। एक अध्यापिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों के पठन कौशल यानी पढ़ने की स्किल का आकलन कर रही हैं कि हमने जो पढ़ाया तो इन्होंने कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, इसका एक तरह से जांच कर रही हैं, आकलन कर रही हैं। तो कौन सा तरीका पठन के आकलन का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होता है, तो यानी कौन सा सबसे अच्छा तरीका होता है कि यहाँ पर आकलन करने का पठन स्किल का। यहाँ पर तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पढ़ी गई सामग्री के आधार पर श्रुत लेख यानी सुनकर लिखना यहाँ पर नहीं होगा। पढ़ी गई सामग्री का अपने शब्दों में सारांशीकरण, यस, उन्होंने कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, अगर वो एक बार वो पढ़ लिया तो फिर अपने शब्दों में जितना बढ़िया से उसके सारांश को लिख सकता है, इसका मतलब वही उसके दिमाग में घुसा, वही सबसे अच्छा आकलन है। हमें टीचर पढ़ा के गया, फिर हमें उसके बारे में कहा कि आप कुछ लिखिए, हम लिख नहीं पा रहे हैं, पल्ले नहीं पड़ा, तो हम क्या करेंगे। तो जितना अगर पल्ले पड़ा रहेगा तो हाथ आपका चलेगा, जुबान चलेगी। आगे अगर हम लोग देखें 41 में, तो आपसे कह रहे हैं विक्रम का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ये कोई विक्रम नाम का लड़का है, मध्य प्रदेश में हुआ था। इसके 6 वर्ष बाद उसके पिता का ट्रांसफ़र हो गया केरल में, तो वहाँ वो विक्रम को एक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में उसे एडमिशन कराया गया, किंतु कुछ महीने में उसने मलयालम सीख लिया, केरल की जो भाषा है ये। तो इस स्थिति में विक्रम के साथ क्या हुआ, तो आप लोग जानते हैं, सीख लिया तो कैसे सीख लिया, अपने परिवेश से मलयालम सीखा, यस बिल्कुल, यानी अपने वातावरण, अपने माहौल, टीचर, आसपास के लोग, बाकी सब, इन सब की वजह से उन्होंने मलयालम सीख लिया। किसी अध्यापक से मलयालम सीखी थी, इतने जल्दी नहीं सीखा था मेरे भाई, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, किसी व्यक्ति से नहीं सीखा था, अध्यापक नहीं, यानी वातावरण, परिवेश में क्या होता है, सब आ जाएंगे उसमें, आपका टीचर आ जाएगा, आसपास के लोग आ जाएंगे, सारी जो प्रत्येक व्यक्ति आ जाएंगे जिनसे वो भी मिलता है, तो सारे लोग उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ आगे कर रहे हैं, भारत की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों से शिक्षार्थियों को क्या मिलता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके जो सिलेबस में जो कुछ चीज़ पढ़ाया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, तो उसका आपको चित्र छपा रहता है। तो चित्र से क्या मतलब होता है, जो बच्चों की छोटी छोटी किताबों में चित्र जो छपा होता है, तो उसका मतलब यही होता है मेरे भाई, जो कुछ वो पढ़ते हैं ना, तो चित्र के माध्यम से उसे रिलेट कर पाते हैं, हाँ ऐसा है, क्योंकि हम लोग थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो अपने दिमाग में उसका इमेज बना लेते हैं, हाँ ये ऐसा ही होगा, लेकिन छोटे बच्चे होते हैं तो उतना नहीं सोच पाते हैं, तो सामने चित्र देखते हैं तब उसे रिलेट कर पाते हैं। तो यहाँ से उसका ये हो जाएगा, क्या मिलता है शिक्षार्थियों को, तो यही है कि
यहाँ पर पूरी सामग्री समझ लेते हैं, नहीं होगा। मदद से पढ़ते हैं और सीखते हैं, ये भी नहीं है। पाठ्य सामग्री में आए विचारों और घटनाओं को भांपते हुए अनुमान लगा लेते हैं, यस, यानी वही रिलेट कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। यहाँ पर सी वाला हो जाएगा आपका। देखें 43 में कह रहे हैं कि अध्यापिका कक्षा 4 यानी कक्षा 4 के बच्चों को, एक टीचर हैं मैडम जी, वो उसे संज्ञा पढ़ाना चाहते हैं, नाउन पढ़ाना चाहती हैं, तो कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो ऐसी विधि पढ़ाएंगे मेरे भाई जो व्याख्या करके उदाहरण देकर उसे अच्छे से समझाएं। तो यानी संज्ञा की परिभाषा सिर्फ नहीं बताएंगे कि वस्तु स्थान व्यक्ति के नाम को ऐसे नहीं कहेंगी। पढ़ी जा रही पाठ सामग्री में व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नामों को रेखांकित करेंगी और बताएंगी, संज्ञा की उसकी व्याख्या करेंगी। तो यहाँ पर ये भी उतना बढ़िया नहीं लग रहा है, इसको देखते हैं। संज्ञा की व्याख्या करना और इसके बाद विद्यार्थियों में इसके उदाहरण पूछना। तो यहाँ पर ये वाला तो आधारित कार्य पूरे, ये वाला तो नहीं होगा, डी वाला तो नहीं हो सकता और ए वाला तो यहाँ नहीं हो सकता। इन दोनों में अगर हम लोग देखें तो रेखांकित करना और उसके बाद संज्ञा की व्याख्या करना। तो यस, यही हो जाएगा आपका, बी वाला होना चाहिए, यही वाला ज़्यादा रिलेट कर रहा है इससे। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको कई सारा कन्फ्यूजन होगा कि ये होगा कि ये होगा, तो इसको लेकर आप थोड़ा सा धैर्यपूर्वक जितना करेंगे उतना बढ़िया से कर पाएंगे। तो कह रहे हैं कि एक अध्यापिका यानी टीचर अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ लेखन की एक प्रक्रिया आधारित उपागम का अनुसरण कर रही हैं। शिक्षार्थियों में लेखन कौशल यानी राइटिंग स्किल विकसित करने का सही तरीका क्या है? तो क्या है मेरे भाई सही तरीका? तो विद्यार्थियों के अनुच्छेद लिखने के बारे में पढ़ने के लिए कहना, तो यह लेखन कौशल का सही तरीका नहीं है। टॉपिक से संबंधित मस्तिष्क में आ रहे बिंदुओं को नोट करने के लिए कहना, विषय से जुड़े मुख्य बिंदुओं को अपेक्षित व्याकरणिक गलतियों पर ध्यान देने के लिए कहना, तो सर्च इंजन का प्रयोग करते हुए कुछ विचार बिंदु पकड़ना, ये तो नहीं होगा। और अनुच्छेद लेखन के विद्यार्थियों द्वारा अनुच्छेद के लेखन में कुछ, ये पहला वाला तो नहीं होगा, ये भी तो नहीं होगा। हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो आसानी से सॉल्व होगा, ये भी नहीं होगा। टॉपिक से संबंधित मस्तिष्क में आ रहे बिंदुओं को नोट करने के लिए कहना, यस, ये वाला होगा। हम लोग यहाँ पर यही वाला सबसे ज़्यादा रिलेवेंट लग रहा है इसमें, क्योंकि आप लेखन से संबंधित क्या होता है कि हम लोग जो कुछ सुन लिए अगर उसे लिखते हैं, उसके जो मुख्य बिंदु होते हैं हमारे दिमाग में जो बनी है, तो उसे लिखेंगे तो उसी से आपकी लेखन शैली मजबूत होगी। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी आपको 2 पैराग्राफ से रिलेटेड 2 पैराग्राफ सवाल आते हैं यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि 45 से 53 से रिलेटेड इस गद्यांश में आपको यहाँ पर मिलेंगे सवाल। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आपको करना है, बड़े जल्दी से आपको पढ़ लेना है। पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में वो इमेज बन जाएगा, जब प्रश्न पढ़ेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। तो मानव की 2 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। यह तो एक तो यह होता है कि हमारे गुणों की कद्र करें। मानव यानी कोई भी मानव की बात कर रहे हैं, उसमें मूल रूप से 2 प्रवृत्तियाँ होती हैं। एक तो वह हमारे गुणों की कद्र करे और हमें दाद दे और हमारा आदर करें। दूसरी ओर यह हमसे प्रेम करे, हमारा अभाव महसूस करें, उसके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं, ऐसा अनुभव करो कि आप जरा से भी कार्य यदि किसी के सच्चे दिल से प्रशंसा की तो आपका दिल कैसा खिल उठता है। कोई आपसे सलाह मांगने आता है तो आपका मन कैसे फूल जाता है। ऊपर से कोई बड़ा आदमी कितना भी आत्मविश्वासी और आत्मसंतुष्ट क्यों ना दिखाई दे, भीतर से वह हमारी आपकी तरफ प्रशंसा का, प्रोत्साहन का, स्नेह का भूखा होता है। यदि आप उसे प्रामाणिकता पूर्वक लें तो आप फौरन उसे हृदय के निकट पहुंच जाएंगे। दूसरों की भावनाओं को ठीक ठाक समझना, उसकी कद्र करना, उसके साथ सच्चाई और स्नेह व्यवहार करना व्यवहार कुशलता है। इसी ने सामाजिक जीवन में लोकप्रियता की है कि दरवाजे खोलने की कुंजी हाथ लगती है। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमने पढ़ लिया है पैसेज को लगभग। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से हमारे पैसेज के प्रश्न हैं धड़ाधड़ सॉल्व होंगे। मनुष्य की कौन सी मूल 2 प्रवृत्तियाँ हैं? तो अभी बताया दोस्तों, एक ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि जो उसके जो है गुणों का कद्र करे। जो जैसे हमारे अंदर क्या है तो हमें अपने गुणों का कद्र जो हमारा करे, हमारे अंदर जो गुण है उसकी कद्र करे और दूसरों से प्रेम करे। यही वाला है, मूल रूप से 2 प्रवृत्तियाँ होती हैं, गुण और प्रेम का। आगे अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं व्यवहार कुशलतम में क्या शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है ये देखना है। तो व्यवहार कुशलतम यानी आपको अच्छा सा व्यवहार जो होता है उसमें क्या शामिल नहीं होता है। सम्मान करना तो होता है, इस पैसेज के हिसाब से बताना है।
तो सच्चाई होता है, स्नेहपूर्ण व्यवहार होता है, लेकिन उपहार देना नहीं होता है। तो ये डी वाला आपका गलत है, यही उत्तर होगा। आगे अगर हम लोग 47 में देखें तो कह रहे हैं समाज में लोकप्रियता बनाने के लिए क्या करना चाहिए। अगर हम समाज में लोकप्रिय होना चाहते हैं तो इस पैसेज के हिसाब से क्या होगा जय मेरे भाई, तो दूसरों की सदा प्रशंसा करना। तो यस, सिर्फ प्रशंसा करने से काम नहीं चलेगा, आप चापलूस कहलाएंगे। आगे देखें, दूसरों की भावनाओं को समझना, दूसरों की सदा सेवा करना, दूसरों का विरोध करना। तो दूसरों की भावनाओं को समझना हो जाएगा, यही सबसे अच्छा है लोकप्रिय बनने का। आगे अगर हम लोग देखें तो 48 में कह रहे हैं गद्यांश के अनुसार प्रशंसा क्या है। तो प्रशंसा क्या है मेरे भाई, प्रशंसा जो होनी केवल लोभी व्यक्ति चाहता है, नहीं, हर कोई चाहता है। दूसरों को अहंकारी बनाती है, ऐसा भी नहीं है। सच्चे हृदय से होनी चाहिए प्रशंसा, अगर सच्चे हृदय से होती है तो अच्छा लगता है, या फिर अगर वो ऐसे ही होती है तो वो लगता है कि कचोट सा लगता है, कि जैसे कोई जो है सहला कर थप्पड़ मार रहा हो, ऐसा लगेगा। आगे अगर देखें 49 में, तो सामान्यतः मनुष्य को किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है देखते हैं हम लोग। हर एक इंसान को दोस्तों किसकी ज़रूरत होती है, तो उसे फल फूल फर्ज ये तो नहीं होगा यहाँ पर। तो सम्मान सामान, तो सम्मान होगा, सामान नहीं होगा। तो यहाँ पर भी सामान दे दिया, ये भी नहीं होगा। प्रेम, प्रशंसा और प्रोत्साहन, ये वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे अगर हम लोग देखें 50 का, तो कह रहे हैं कि मनुष्य को कब खुशी मिलती है। कब खुशी मिलती है भाई, जब उससे कोई सलाह मांगता है। तो यस, जब उससे कोई सलाह मांगता है, जब उसे कोई उपहार देता है, ये नहीं है। जब उन्हें कोई अभाव देता है, जब उन्हें कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, तो ये नहीं हो जाएगा आपका। उन्हें कोई अभाव देता है, कब खुशी मिलती है, तो सलाह मांगता है। इस पैसेज के अनुसार यही है, सलाह जब उनसे कोई मांगता है, ये वाला हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ से फिर आपको 51 वाला जो है प्रश्न आपको दिया गया है, दिल कैसा खिल उठता है, इसका भाव क्या है। तो दिल कैसा खिल उठता है, तो इसका भाव ये है, इसका सारांश मतलब इसका जो एक तरह से सारत्व है, ये कहना चाह रहा है कि जो है प्रसन्न होना। तो दिल खिल उठता है, इसका मतलब ये प्रसन्न होना, हैप्पीनेस को बात कर रहा है यहाँ पर। 52 में करें कि मानव की 2 मूल प्रवृत्तियों का चर्चा की गई है, ये प्रवृत्तियाँ क्या हैं। तो मूल प्रवृत्तियों की जो चर्चा की गई है मेरे भाई, इसमें क्या है, तो ऊंचे पदों पर आसीन लोगों में होती है, नहीं, सभी मनुष्यों में होती है, क्योंकि शुरुआत में ही कहा था कि मानव में, तो मानव मतलब सभी मनुष्यों की बात की गई है। सभी मनुष्यों में 2 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो एक तो होती है दोस्तों गुणों का कद्र करना, दूसरा प्रेम। तो यहाँ देखे कह रहे हैं अपना जो 53 वाले प्रश्न में कह रहे हैं दाद देना। तो हम लोग कहते हैं अरे भाई उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तो दाद देने का मतलब क्या है दोस्तों, ये होता है प्रशंसा करना, तारीफ़ करना, बी हो जाएगा आपका। अगर हम लोग यहाँ देखें 54 वाले में, तो देखें यहाँ से जो पूछा जा रहा है आपसे, एक विद्यार्थी को, ध्यान से देखिए कंसेप्चुअल प्रश्न है। अब हमारा जो है पैसेज वाला ख़त्म हो गया, अब स्वतंत्र रूप से प्रश्न आएंगे आपके 60 तक। कह रहे हैं कि एक अध्यापिका, कोई टीचर हैं, विद्यार्थियों को एक पाठ पढ़ा रही हैं। पढ़ाते समय वह शब्द संपदा पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, शब्द भंडार पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में ही शब्दों के अर्थ समझा रही हैं। वह अनुच्छेद की एक एक पंक्ति का अर्थ बच्चों की निज की भाषा में समझाती हैं, यानी उनकी अपने ही भाषा में समझाती हैं। तो वह कक्षा में किस उपागम, किस विधि का प्रयोग कर रही हैं। तो मेरे भाई किस विधि का प्रयोग कर रही हैं वहाँ पर वो, तो संप्रेषणात्मक, तो इसका नहीं कर रही हैं यहाँ पर, ये तो नहीं होगा, क्योंकि उनको वो शब्द संपदा पर ध्यान केंद्रित करते अपने ही शब्दों में उन्हें पढ़ा रही हैं, यहाँ पर ये है। तो आपका ये यानी एक तरह से ग्रामर पर उनका फोकस है ना, शब्द संपदा पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, शब्दों मातृभाषा में समझा रही हैं, अनुच्छेद की एक एक पंक्ति का बच्चों को समझा रही हैं। तो यहाँ पर वो व्याकरण अनुवाद विधि हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा आपका, यानी ग्रामर से रिलेटेड है ये। आगे अगर हम लोग आपको देखें तो कह रहे हैं कि संरचनात्मक उपागम के अनुसार एक अध्यापक को किस सिद्धांत के आधार पर शिक्षार्थियों की ज़रूरत के मुताबिक संरचनाओं का स्तरवार बनाना चाहिए। किसके आधार पर बनाना चाहिए मेरे भाई, तो यहाँ पर आप देखेंगे उपयोगिता, सरलता, अध्यापन में आसान, तो क्या ये होगा, तो ये यहाँ पर तो यही लग रहा है। संरचनात्मक उपागम के अनुसार अध्यापक को
किस सिद्धांत के आधार पर शिक्षार्थियों की ज़रूरत के मुताबिक संरचना को स्तरवार करना होगा? तो यही है उपयोगिता, सरलता, अध्यापन में आसान। यहाँ पर और देखेंगे तो और सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी, ये सब गलत है, ए वाला ही आपका सही है। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ तो 56 वाले में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक अध्यापक बच्चों को बिना अंत वाली एक खोजी जासूसी कहानी सुनाता है। जैसे हम लोग के टीचर थे ना, कोई ऐसी कहानी सुनाते थे, लास्ट में बड़ा सस्पेंस क्रिएट पर लाकर छोड़ देते थे, पूरा अंत नहीं करते थे और बताते थे कि बताइए आगे क्या हो सकता है। तो इस तरह के बच्चों में एक तार्किक क्षमता का विकास करना होता है। इस तरह की कहानी टीचर सुनाता है जासूसी वाली, शिक्षार्थियों में प्रस्तुत रहस्य को सुलझाने के लिए कहा जाता है और इस तरह से उसका अंत बताने को कहा जाता है। यह कार्य शिक्षार्थियों को किस स्तर के भाषा का अधिगम आकलन करने में मदद करेगा? यानी जो ऐसा सस्पेंस वाला होता है, लास्ट में आपको ढूंढना होता है उसका अंत कैसा होगा, तो ये छात्रों के लिए कहा जाता है। तो ये छात्रों में क्रिटिकल सोच डेवलप करने के लिए ऐसी कहानी सुनाई जाती है, यानी हाई लेवल की जो है उसमें थिंकिंग विकसित करने के लिए, उच्च स्तरीय चिंतन के लिए। आगे अगर देखा जाए तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कौन सी युक्ति भाषा के विकास के समर्थन नहीं करता है? तो भाषा के विकास का समर्थन कौन करता है मेरे भाई? संदर्भ में भाषा अधिगम के लिए अवसर देना। तो भाषा के विकास में समर्थन तो ये तो करता है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा नहीं करता। एक कक्षा में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने का अवसर देना, इससे भी भाषा का विकास होता है। इस तरह से गतिविधि योजना बनाना जिसमें बच्चे अर्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए संप्रेषण कर सकें। तो अर्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए संप्रेषण कर सकें, तो ये तो यहाँ पर भाषा से संबंधित नहीं दिख रहा है। फिलहाल यही उत्तर देखते हैं, अगला भी पढ़ लेते हैं। भाषा मूल रूप से बोलने वालों या बातचीत प्रभावी मॉडल सुनना और उसकी या नकल करने के लिए कहना। तो यहाँ पर आपका ये तो यस यही वाला ज़्यादा प्रभावी लग रहा है, सी वाला नहीं, डी ही वाला हो जाएगा आपका, यही वाला हो जाएगा, क्योंकि कह रहे हैं कौन सा समर्थन नहीं करता भाषा विकास हो, तो ये डी वाला एकदम नहीं कर रहा है। आगे अगर चले हम लोग देखते हैं तो 58 में जो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो कह रहे हैं कि भाषा के अध्यापक होने के नाते श्रवण मतलब सुनना और वाचन मतलब बोलना। तो भाषा का अध्यापक होने के नाते श्रवण और वाचन के लिए योजना बनाते समय क्या करने की आवश्यकता होती है? तो मेरे भाई क्या करने की आवश्यकता होती है? तो द्वितीयक बच्चों को द्वितीयक और विदेशी भाषाओं का अर्जन करके अपनी भाषा के दायरे में विस्तार करना होता है, ये तो नहीं हो सकता मेरे भाई। विद्यार्थियों में कुछ संवाद याद करके लिए देना और फिर कक्षा में अधिगम द्वारा प्रस्तुत करने के लिए कहना। यस मेरे भाई, ये वाला आपका हो जाना चाहिए। ये अच्छा, एक मिनट और देख लेते हैं थोड़ा अगला। बातचीत के विभिन्न प्रकारों को समुन्नत करने के लिए अवसरों, उद्देश्यों, श्रोताओं और समूहों के साथ आधिकारिक अवसर शामिल करना। तो यस मेरे भाई, यही सबसे सी वाला सबसे ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पर तुलना के साथ दूसरों के लिए ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो ये कुछ हद तक था, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर ये सी वाला है। तो इस तरह से आपको कंसेप्चुअल मिलेंगे, थोड़ा सा भ्रमित होंगे, तो बिना सारे ऑप्शन को पढ़े आप निर्णय नहीं लेना। तो समुन्नत करने के लिए उद्देश्यों, श्रोताओं और समूहों के साथ आधिकारिक अवसर शामिल करना होता है, ये वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला। आगे अगर हम लोग देखें तो 59 में जो आपसे पूछा जा रहा है, कनिका कक्षा 6 की ऐसी पाठ्य चर्चा जिसमें भाषा के तत्व कई बार आए हैं, माध्यम से कई बार काल पढ़ा रही हैं यानी टेंस पढ़ा रही हैं, वो शिक्षार्थियों को दो दो के जोड़े में बैठा देते हैं। यानी जितने भी क्लास में बच्चे हैं सारे बच्चों को अलग करके दो दो लोगों को साथ साथ बैठाकर पाठ्य सामग्री पढ़ाने के लिए कहती हैं, उसमें आए भाषिक तत्वों पर ध्यान देने के लिए कहती हैं और उसके बाद पाठ्य सामग्री पढ़ाने के लिए कहती हैं। इस संदर्भ में विभिन्न कालों के पहचान और उसकी उपयोगिता करने के लिए कहती हैं। इसके बाद वह समय, काल और अन्य नियमों के भेद आकृष्ट करती हैं। इस युक्त को क्या कहा जाएगा? तो इस युक्त को मेरे भाई यही कहा जा सकता है कि अध्ययन, संलग्नता, विमर्श और प्रयोग, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर हम लोग आगे चले यहाँ देखते हैं तो कह रहे हैं कि किस पाठ्य सामग्री के विचारों का तार्किक क्रम और व्यवस्थित संयोजन होता है, तो यह क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर मेरे भाई वही तार्किक संबद्धता हो जाएगा, तार्किक क्रम और व्यवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने आज जो अपनी अगली टेस्ट सीरीज़ थी हमारी, तो ये आज यहाँ पर पूरी हो गई है पार्ट ए के रूप में इसका। क्योंकि दोस्तों हम लोग जो इस समय कर रहे हैं तो सिर्फ पार्ट ए वाला यानी CDP आपका CDP और पेडोलॉजी जो इसमें आता है, और इसमें हिंदी जो आती है, क्योंकि हिंदी भी CDP की तरह होती है। ये आम हिंदी की तरह उस तरह के सामान्य हिंदी नहीं होती है, दमदार हिंदी आती है। तो आपने देखा किस तरह से आती है। तो अगर आपकी CDP मजबूत नहीं रहेगी, कमज़ोर रहेगी, तो हिंदी भी अच्छा नहीं जाएगा। तो इसलिए CDP को जितना मजबूत करोगे, ये आपकी हिंदी भी ऑटोमेटिक उतना मजबूत होगी। तो चले हम लोग दोस्तों अगली टेस्ट सीरीज में हम लोग मिलते हैं। नमस्कार।